Hello students, I am Shahnawaz, your science teacher, and in today's video lecture we will study about chapter number first, matter in our surroundings. Students, there are the two important words. The first one is a matter and the another one is a surroundings, and I hope you all are aware with these two words. Let's start to understand deeply into it. सराउंडिंग्स वर्ड अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ सराउंडिंग्स तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ अराउंड टू यू। जो कुछ भी आप आपके आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, जिसे आप देखकर उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, वो सारे जो थिंग्स हैं, वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको एक्चुअल में आपके सराउंडिंग्स को वो डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, जिससे हम सांस ले पा रहे हैं, वी आर ब्रीथिंग विद द एयर। फूड जो हम खाते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, क्लाउड्स को हम देखते हैं, वो चमकते हुए स्टार्स, प्लांट्स जिन्हें हम हमारे आसपास देख रहे हैं, कोई एनिमल्स हैं, कोई बर्ड्स हैं, वो सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम हमारे आसपास देख रहे हैं, जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? सराउंडिंग्स। स्टूडेंट, जब हम इन सराउंडिंग्स की बात करते हैं, इट मीन्स कि जब हम इन सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली ये जो भी सराउंडिंग्स हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। ये किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। अब वो मटेरियल है क्या, एक्चुअल में किस तरह का है, किस प्रॉपर्टीज़ का है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको सामने स्लाइड पर नज़र आ रहा है कुछ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिल्क कोक की बॉटल नज़र आ रही है, बेल नज़र आ रही है आपको, बैलून्स हैं, पेयर्स हैं, मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर फूड हो गया, बुक्स हो गई, कोई बैलून हो गया, पेन हो गया। ये सारे की सारे जो सराउंडिंग्स हैं, ये सारे की सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें सबसे ख़ास बात ये है कि इनका कोई पर्टिकुलर शेप हो सकता है, इनका कोई पर्टिकुलर साइज़ हो सकता है, इनका कोई कलर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टेक्सचर हो सकता है, इनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो सकती है। ये सारे की सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे अराउंड जो सराउंडिंग्स हैं, ये किस मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, इनका मटेरियल क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें या थोड़ा सा और डीपली अगर हम लोग देखें तो ये जो सराउंडिंग्स हैं, इनकी सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इनमें जो पहली चीज़ अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इनका कोई ना कोई पर्टिकुलर मास है। अब ये जो वर्ड मास आया है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड मास का मीनिंग क्या है? तो जितने भी पर्टिकुलर थिंग्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनका कोई ना कोई वेट तो महसूस करते ही हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी कोक की बॉटल को अगर उठा रहे हैं या किसी बेल को उठा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैलून को ही उठाया है, इवन पेन को ही उठाया है, तो डेफिनेटली आप इसका कोई ना कोई वेट ज़रूर महसूस करेंगे। अच्छा, ये वेट किस वजह से है? आपने एक ऑब्जर्वेशन तो कभी किया ही होगा कि कोई चीज़ अगर बड़ी है तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा होगा, कोई चीज़ अगर छोटी है तो ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। तो ये जो वेट है, ये बेसिकली किस वजह से है? ये है उस पर्टिकुलर मटेरियल या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मटेरियल की क्वांटिटी जो उसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोक की बॉटल को उठाया है तो कोक की बॉटल में जो कोक है और वो कोक जिस ग्लास की बॉटल में भरा हुआ है, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के मटेरियल हैं। उन दोनों मटेरियल की जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ही एक्चुअल में उसके मास को डिफ़ाइन कर रही है। अगर सपोज़ कोक की बॉटल में कोक नहीं होगा या कोक की बॉटल हमारे सामने नहीं होगी, तो डेफिनेटली हम कभी भी नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोक की बॉटल है। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास सामने बेल रखी हुई है, वो बेल अगर छोटी होगी तो उसका वेट कम होगा, मैं कहूँगा उसका मास कम है। क्यों? क्योंकि उसके मटेरियल की क्वांटिटी बहुत कम है। ऑब्वियसली क्योंकि मास जो है उस पर्टिकुलर मटेरियल की क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। अगर वो बेल मेरे सामने नहीं होगी या इतना छोटा बेल होगा जिसको आप शायद देख ना पाएँ, तो आप टेंटेटिवली इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे बेल कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। एट मीन्स क्योंकि आपने उसको फील नहीं कर पाया, आप डेफिनेटली आप कहेंगे यहाँ पर उसका कोई पर्टिकुलर मास नहीं है।
तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात यह है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सराउंडिंग्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर मास होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में और ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कोई ना कोई स्पेस ज़रूर ऑक्यूपाई करते हैं। आप ये जितने भी आपको ऑब्जेक्ट सामने नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मिल्क की बॉटल हो, चाहे वो कोक की बॉटल हो, बेल हो, आप बुक हो, है ना, कोई फ्रूट हो, आप इसको किसी भी पर्टिकुलर जगह पर रखेंगे तो ये कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं, और वो जो मटेरियल है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है, दैट इज़ अ मैटर। सो जो मटेरियल है ना, उस मटेरियल वर्ड से ही ये मैटर वर्ड आया है। जो भी है मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी सराउंडिंग्स से अगर वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए हैं तो डेफिनेटली हम उस मटेरियल को ही क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक। In early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of the five basic elements. स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में या हम कहें कि हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कहा गया था कि जितना भी हमारा सराउंडिंग्स, ऑब्वियसली उन लोगों ने भी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में ये सराउंडिंग्स जो हैं ये क्या हैं, किस तरह से बने हुए हैं, ये अलग अलग क्यों हैं, एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्यों रखते हैं। सो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो उन्होंने सोचा था उस वक्त कि ये जितने भी सराउंडिंग्स हैं, जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं, ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, जिसको पंचतत्व कहा गया, जिसको हमारी रिलीजियस बुक के अंदर पंचतत्व कहा गया। वो पंचतत्व कौन है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एयर है, फायर है, वाटर है, लैंड है, लैंड इट मीन्स की अर्थ, और ईथर इट मीन्स की स्काई। सो उनके हिसाब से जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वो सब कुछ या तो इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं या फिर इन 5 आउट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि एयर तो सिर्फ एयर से ही मिलकर बनी हुई है, फायर तो फायर ही है, लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन जो है, हम इट मीन्स कि हम लोग, वो इन 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। बट जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करता गया, मॉडर्न साइंस आता गया और ज़्यादा चीज़ें खुलती गई, सो मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप सराउंडिंग्स को समझना चाहते हैं तो आप 2 तरह से समझ सकते हैं। या मैटर्स को आप समझना चाहते हैं, मटेरियल्स को आप समझना चाहते हैं, तो मटेरियल्स या मैटर्स को आप 2 तरह से समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स कि उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका रंग, उनका टेक्सचर, उनकी बियरिंग कैपेबिलिटी, उनका पोटेंशियल, या तो आप इस बेसिस पे उसको समझ सकते हैं। और दूसरा उनका केमिकल नेचर की अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस में वो किस तरह से बिहेव करते हैं। सो फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेसिस पे आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर सराउंडिंग्स को, मैटर को या मटेरियल को समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली फ़िज़िकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल नेचर ऑफ मैटर, केमिकल नेचर जो होगा वो हमारे जो सक्सीडिंग चैप्टर्स होंगे उनमें डिस्कस किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब फिज़िकल मैटर की बात कर रहे हैं हम लोग या फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी कहा कि फ़िज़िकल नेचर किसी भी पर्टिकुलर मैटर का या मटेरियल का डिफ़ाइन होता है उसके पर्टिकुलर शेप, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, कलर से, या और भी उसकी पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बियरिंग कैपेबिलिटी, पोटेंशियल एट्सेट्रा। सो यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है फिज़िकल नेचर ऑफ द मैटर के बारे में वो है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जितने भी मैटर हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई पर्टिकुलर पेन है, या आपके घर की कोई वॉल है, आपके सामने आपका स्कूल के अंदर जो आप जिस टेबल पर बैठते हैं, है ना, या फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोन उठा लिया, पत्थर, आप जब उसको देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको ये लगता है कि ये तो पर्टिकुलर कोई सिंगल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल पत्थर का टुकड़ा उठाया आपने, पत्थर उठाया छोटा सा, आप क्या देख पा रहे हैं उसको? आपको ये लगेगा इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना, आपको ये लगेगा।
बट इन एक्चुअल वो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बेसिकली बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हैं आप? बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जब आपस में मर्ज हो गए, आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने कोई पर्टिकुलर अपना एक फिज़िकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया, तब आपको कंबाइनली वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस तरह से नज़र आ रहा है। आप इसको समझिए बिल्कुल इस तरह से। आप सपोज़ कोई ईंट उठाइए, ब्रिक्स देखिए आप सभी ने, डेफिनेटली आप सभी ने देखी है। आप थोड़ी देर उसको ज़मीन पर घिसिए ना, उसको रगड़िए आप, क्या होगा? आपको बिल्कुल उसके बहुत सारे, उसकी जो डस्ट होगी आपको नज़र आएगी। आप चॉक लीजिए, चॉक को आप रगड़ कर देखिए कहीं पर, क्या होगा? वो चॉक जो होगी वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी और उसका इन द फॉर्म ऑफ चॉक पाउडर आपको बहुत सारे ऐसे बारीक 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 एलिमेंट्स होंगे, बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे, वो आपको नज़र आने लगेंगे। तो ये बारीक पार्टिकल्स आए कहाँ से? ये वहीं चॉक से ही तो आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप चॉक खींचते जा रहे थे वो पार्टिकल्स वहाँ से अलग होते जा रहे थे और चॉक का साइज़ भी तो छोटा होता जा रहा था। तो डेफिनेटली इससे प्रूफ होता है ना कि वो जो पार्टिकल्स थे, उस पार्टिकल ने ही तो चॉक को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया था और उस चॉक के साइज़ और शेप से का रिलेशन उस पर्टिकुलर छोटे पार्टिकल से ही था। जब आपने उसको घिसा और वो पार्टिकल चॉक से अलग हो गए, तो इट मीन्स क्या हुआ? वो चॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, डेफिनेटली उसका मास भी चेंज हो गया और अब वो पहले के कंपैरिजन में कम स्पेस एक्वायर करेगा। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि कोई भी पर्टिकुलर जो मटेरियल है, वो मटेरियल बहुत सारे नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इसको एक पर्टिकुलर छोटी सी एक्टिविटी से भी समझा जा सकता है कि सपोज़ आपके सामने जो स्लाइड में अभी आपको नज़र आ रहा है, आपने एक पर्टिकुलर बीकर में वाटर लिया। सपोज़ 100 ml का बीकर है, इसमें आपने वाटर लिया और उस वाटर को हाफ़ फिल किया हुआ है बीकर में। इट मीन्स कि 50 ml वाटर लिया हुआ है आपने, और आपने क्या किया कि उस पर्टिकुलर बीकर में जब वाटर भरा हुआ है, उस बीकर में वाटर के लेवल पे आपने मार्क कर दिया। क्लियर? जो वाटर का लेवल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने पेन से मार्क कर दिया। अब क्या किया आपने, कोई सॉल्ट या शुगर आपने स्पून से उस पर्टिकुलर वाटर में डाला, क्या होगा? और आपने एक पर्टिकुलर ग्लास रॉड से उसको थोड़ा सा स्टेयर किया, उसको हलाया। सो डेफिनेटली क्या होगा? वो सारा की सारा सॉल्ट या शुगर जो है वो उस पर्टिकुलर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। थोड़ी देर बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं या शुगर की बात करूं, आप उसका एक पार्टिकल उठाइए, बहुत छोटा होता है, शायद आपको कैरी करना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप उसको उठाकर देखिए, उस शुगर का जो क्रिस्टल है, उस शुगर का जो क्रिस्टल है या सॉल्ट का जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल एक्चुअली जब आपने उसको वाटर में डालने से पहले देखा था तब तो आपको नज़र आ रहा था, लेकिन वाटर में जब डाला तो कहाँ गायब हो गया भाई? वो कहाँ चला गया? वो एक्चुअल में पर्टिकुलर जो क्रिस्टल जो था ना, वो छोटा सा जो सॉल्ट का और शुगर का जो क्रिस्टल था ना, वो एक्चुअल में सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं था, वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। और जब आपने उसको वाटर में डाला तो वो पार्टिकल सब अपने में से अलग हो गए। और जो वाटर जो था, वो वाटर भी सिंगल कोई वाटर नहीं है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलकर बना हुआ है। छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर वो पूरा जो वाटर आपको नज़र आ रहा है। तो वो पानी की बूंदों के बीच में वो जो सॉल्ट और शुगर का जो क्रिस्टल था वो डिफ्यूज़ हो गया, थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो गया, और उसके जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे वो वाटर की ड्रॉपलेट्स के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए। इससे समझ में आया कि उस पर्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट्स के जो पार्टिकल थे उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्पेस था। उन स्पेसेस के बीच में क्या हुआ, उस शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ हो गए, जाकर छुप गए। आप समझना चाहेंगे पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा होता है? बिल्कुल, मुझे लगता है आप समझना चाहते हैं इसको। सपोज़ कि आपके पास एक 1 मीटर का रॉड है। कितना साइज़ इसका? 1 मीटर। 1 मीटर का रॉड है। 1 मीटर के रॉड में आपने क्या किया, आपने वो जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स उनको जमाना शुरू किया। सपोज़ इस तरह से एक के बाद एक लाइन से एक एक पार्टिकल उठाकर जमाना शुरू किया, ठीक है?
आप समझ सकते हैं इस 1 मीटर की रॉड में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस 1 मीटर की रॉड में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं। लगभग 1000 करोड़ पार्टिकल, 1000 करोड़ पार्टिकल्स कैन एडजस्ट इन अ स्पान ऑफ द 1 मीटर। आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो एक पार्टिकल का जो साइज़ होता है उस साइज़ की अगर मैं बात करूं तो वो होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर का। इट मीन्स कि 1 मीटर का 1000 करोड़वा पार्ट, 1 मीटर का 1000 करोड़वा पार्ट, इतना छोटा होता है वो पार्टिकल कि 1 मीटर की रॉड में अगर आप उसको 1 बाय 1 लाइन से जमाएंगे तो लगभग 1000 करोड़ पार्टिकल्स वहाँ पर आ सकते हैं। डेफिनेटली इतना छोटा पार्टिकल आप देख नहीं सकते। वी आर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू सी सच काइंड ऑफ द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। एंड यू नो वेरी वेल द साइज़ ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इज़ बिगर दैन दिस पर्टिकुलर साइज़। अगर मैं वाटर ड्रॉपलेट के साइज़ की बात करूँ तो शायद वो इससे बड़ा होता है, आप उसको ईजिली देख सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो छोटे से पार्टिकल थे वो कहीं ना कहीं उस वाटर ड्रॉपलेट के बीच में जाकर एडजस्ट हो गए, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आए। अच्छा, जो सबसे ख़ास बात थी वो यहाँ पर देखने वाली कि क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। डज द वाटर लेवल चेंजेस, लेवल ऑफ वाटर चेंजेस। नहीं हुआ, वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ था। आपने मार्क किया हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, आपने बीकर पर मार्क किया हुआ था। जब आपने मार्क किया, आपने सॉल्ट या शुगर डाला, आपने स्टर किया, उसको डिज़ोल्व किया, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा इट मीन्स क्या कि लेवल वहीं की वहीं है। इट मीन्स कि पार्टिकल्स कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई स्पेस में जाकर एडजस्ट हुए। अगर स्पेस में एडजस्ट नहीं होते तो वाटर का लेवल बढ़ता। क्लियर। सो आप बिल्कुल इसको समझिए। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कितने छोटे हैं ये पार्टिकल, तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको साइज़ का अप्रॉक्सीमेशन कि अप्रॉक्स इट हैज़ अ साइज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर और 1000 करोड़ पार्ट्स ऑफ अ 1 मीटर। इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं हम इस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से। स्टूडेंट, डेटॉल तो आप सभी ने देखा होगा, डेफिनेटली यूज़ भी किया होगा। एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, आप सभी के घरों में होता है, हमारे पास भी होता है। तो ये जो डेटॉल होता है, इस डेटॉल की सबसे ख़ास बात क्या होती है, आप इसको कैसे पहचानते हैं। आप बिल्कुल कहेंगे सर हम तो स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि डेटॉल है। डेफिनेटली वो डेटॉल को उसकी स्मेल से, उसके कलर से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो क्या करते हैं, वो जो डेटॉल है ना, डेटॉल, उस डेटॉल का 10 ml सॉल्यूशन ले लो आप। आपने सपोज़ किसी पर्टिकुलर स्पून में 10 ml सॉल्यूशन उस डेटॉल का ले लिया और एक बीकर में आपने क्या किया 90 ml वाटर ले लिया, फ्रेश वाटर, बिल्कुल क्लीन, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। और आपने क्या किया, उस 10 ml डेटॉल को इस 90 ml वाटर में जब डाला तो अब टोटल 100 ml का सॉल्यूशन हो गया। 100 ml का सॉल्यूशन ये हो गया। इस 100 ml का जो सॉल्यूशन होगा, अब इसमें से कोई ना कोई स्मेल तो आएगी डेटॉल की। इसका कलर भी ब्राउनिश हो जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल आपको दिखेगा। अब क्या हुआ, आपने ब्राउनिश सॉल्यूशन अब आपके सामने है, उसमें से स्मेल भी आ रही है। ठीक, क्या हुआ कि वो जो डेटॉल के पार्टिकल्स थे ना, वो जाकर इस पर्टिकुलर 10 ml डेटॉल के जो पार्टिकल्स थे वो इस 90 ml वाटर के साथ में एडजस्ट हो गए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे वाटर में। ऐसा तो नहीं था कि बीकर के किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा था और बीकर के किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको वाइट कलर, या अपना वाटर का जो कलर होता है, सॉरी दैट्स द कलरलेस मैटर। सो ऐसा तो हो नहीं रहा था कि कहीं पे कलर नज़र आ रहा था और कहीं पर कलर नज़र नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर हमें बेसिकली पूरे की पूरे बीकर में एक पर्टिकुलर सिंगल कलर नज़र आ रहा था और वो यूनिफॉर्म कलर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटॉल के पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर के पार्टिकल्स के साथ में और उन्होंने अपना अपना स्पेस एक्वायर कर लिया। ठीक, गुड। अब क्या हुआ कि आपने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से 10 ml का सैंपल लिया एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, और फिर से एक बीकर में आपने 90 ml फ्रेश वाटर लिया। अगेन 90 ml फ्रेश वाटर लिया और इस 10 ml के सॉल्यूशन को इसमें आपने फिर से डाल दिया। क्या होगा, अगेन फिर से ये 100 ml का सॉल्यूशन हो गया। अब सीधी सी बात है, इस 100 ml सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, बहुत लाइट है ना। पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा
लाइट होगा, और जो पहले स्मेल आ रही थी इस पर्टिकुलर बीकर में, उस पर्टिकुलर बीकर की स्मेल से भी इसकी स्मेल क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। श्योर। मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था जो था वो जो 10 ml का सॉल्यूशन था डेटॉल का, वो डेटॉल का सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे, है ना, उसमें जो पार्टिकल्स थे डेटॉल के, अब वो इस 90 ml के वाटर के साथ में और ज़्यादा एडजस्ट हो गए। इट मीन्स कि वो अपनी जगह फिक्स नहीं है। वो जैसे ही इस 90 ml के फ्रेश वाटर में मिले, 90 ml के फ्रेश वाटर में मिले, सो क्या हुआ, वो इस वाटर के दूसरे फ्रेश पार्टिकल के साथ में भी जाकर एडजस्ट हो गए और ज़्यादा दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो डेफिनेटली ये अब क्योंकि दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसलिए पहले से कलर जो है थोड़ा सा लाइट है, और स्मेल भी कम हो गई, क्योंकि इफ़ेक्ट जो है थोड़ा सा कम हो गया। आपने सेम कॉन्सेप्ट लिया, आपने फिर अगेन टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml इसका सॉल्यूशन लिया, उसको 90 ml फ्रेश वाटर में डाला, क्या होगा, अब इस वाले ये भी हो गया 100 ml, इस 100 ml सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से और कम होगा, और उसकी स्मेल और कम होगी। इस तरह से आप जैसे जैसे रिपीट करते जाएंगे ये एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को, आपको ये लगेगा कि जो डेटॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो जितनी बार भी आप उसको फ्रेश वाटर के अंदर मिलाते जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो हर वक्त नए फ्रेश वाटर के साथ में एडजस्ट होता जा रहा है। अब क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो ये इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाटर भी कंटिन्यूसली लाइट होता जा रहा है। इसका मतलब डेटॉल का इफेक्ट हमें कम दिख रहा है, और उसमें से आने वाली स्मेल भी कम आ रही है। इट मीन्स कि डेटॉल का इफेक्ट यहाँ पर रिस्पेक्टिवली कम होता जा रहा है। क्लियर। सो इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है हमें कि यहाँ पर जो डेटॉल के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहे हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपस में डिफ्यूज़ भी हो रहे थे। मतलब एक पार्टिकल नंबर ऑफ़ टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड होता जा रहा था, और एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आएगी जब आप इस 10 ml का सॉल्यूशन लेंगे और फ्रेश वाटर में डालेंगे, आपको कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स कि वो इतना लाइट हो चुका होगा या उसकी स्मेल बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी होगी कि आपको उसका कोई भी इफेक्ट नज़र आने वाला नहीं है। उस पर्टिकुलर केस में आप बोल सकते हैं कि टाइनी पार्टिकल्स जो थे वो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिज़ोल्व होना बंद हो गए। मतलब अब उससे डिज़ोल्व हो रहे थे, इट मीन्स कि वो अपने में से ब्रेक हो रहे थे, अपने में से डिफ्यूज़ होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर डिफ्यूज़न रुक गया, मतलब पर्टिकुलर एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसका डिफ्यूज़न रुक जाएगा, और वही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल का, जिसके साइज़ को अभी हमने इस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर से डिफ़ाइन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स की हमने बात की, वो छोटे से पार्टिकल जो बहुत सारे आपस में कंबाइन होकर किसी मटेरियल या मैटर को बना रहे हैं, और वो मैटर या मटेरियल किसी सराउंडिंग को क्रिएट कर रहा है। तो इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में बीच में स्पेस होता है। हमने देखा किस तरह से शुगर और सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ में एडजस्ट हुई, क्योंकि स्पेसेस था वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में, इसलिए शुगर और सॉल्ट वहाँ जाकर उसके जो टाइनी पार्टिकल्स थे वो एडजस्ट हो गए। तो इसी तरह से जितने भी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर होते हैं, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जब किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल में, तो उनमें आपस में कोई ना कोई स्पेस भी होता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आइस क्यूब देख रहे हैं, तो आइस क्यूब के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हैं, पर्टिकुलर फॉर्म में हैं। हम थोड़ा और डीपली आगे स्टडी करेंगे इसको। सो इनमें आपस में बीच में स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा। डेफिनेटली ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में ये ब्लू पार्टिकल्स हैं, इन ब्लू पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। गैशियस फॉर्म, आप गर्म चाय की स्टीम आप देखते होंगे, भाप देखते होंगे, डेफिनेटली उनमें भी आपस में स्पेस होता है। सो आप बिल्कुल देखिए कि जितने भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसको आप और इस तरह से समझिए ना, या वो स्पेस एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप इस तरह से समझिए कि आपने सपोज़ बहुत सारा ग्रेन लिया हुआ है, अनाज लिया हुआ है ना। सपोज़ यहाँ पर कुछ राइस है, कुछ दाल है, कुछ और मटेरियल्स हैं। आपने सपोज़ आपस में उनको मिक्सअप किया, वो हो जाते हैं ना इजीली मिक्स। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आपस में स्पेस एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में इजीली एडजस्ट हो जाता है। क्लियर। अब तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर। सेकंड
एक प्रॉपर्टी और होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मूविंग होते हैं, ये स्टेशनरी नहीं होते। अब इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं, तो इसको कुछ एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी, सपोज़ आपने एक अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को लिया, आपने सपोज़ उसको, उस इंसेंस स्टिक को या अगरबत्ती को कहीं पर रख दिया, अभी आपने जलाया नहीं उसको, सिर्फ रख दिया। क्या होगा, आप जब उसके बहुत करीब जाएंगे ना, तो आपको हल्की हल्की स्मेल आएगी, हल्की हल्की स्मेल आएगी। स्मेल कैसे आई, बिल्कुल हल्की लाइट। वो स्मेल क्यों आई, वो स्मेल इसलिए आई क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल उड़कर आपकी नाक तक पहुंच रहे थे। जब आपकी नाक तक वो आए वाया एयर, थ्रू एयर, तो आपने उसको महसूस किया, आपने उसको सेंस किया, इसलिए आपको उसकी स्मेल आई। तो इससे ये प्रूफ हो रहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मूविंग होते हैं, पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं, पार्टिकल्स मोशन करते ही हैं। क्लियर। सेकंड, आपने पहले तो क्या किया, इंसेंस स्टिक को या अगरबत्ती को जलाया नहीं, उसको ऐसे ही रखा, आपने उसकी स्मेल को महसूस किया, आपको आई, पर बहुत कम आ रही थी। सेकंड, आपने उस इंसेंस स्टिक को जलाया, फिर आपने उस इंसेंस स्टिक को जलाया, अगरबत्ती को जलाया, क्या होगा, अगरबत्ती को जैसे ही आपने जलाया उसमें से धुआं निकलना शुरू होगा, और वो जो धुआं है वो वाया एयर या थ्रू एयर आपकी नाक तक पहुंचेगी, और अब आप उसकी स्मेल को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। इवन ये है कि अगर आप उससे बहुत दूर भी चले जाएंगे ना, तो आपको स्मेल उसकी आती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने उसको जलाया, आपने उसको टेम्परेचर दिया, तो इंसेंस स्टिक से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं थ्रू एयर, आपकी नाक तक पहुंच रहे हैं, और आप उसको महसूस भी कर पा रहे हैं, सो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ गया। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपने उसकी स्मेल को ज़्यादा महसूस करना शुरू किया, इट मीन्स कि ज़्यादा पार्टिकल आपकी नाक तक पहुँच रहे हैं। इट मीन्स कि जब आपने टेम्परेचर नहीं दिया था, जब आपने उसको जलाया नहीं था अगरबत्ती को, तब आपको कम स्मेल आ रही थी। जैसे ही आपने पार्टिकल को एनर्जी दी, उसको थर्मल एनर्जी दी, उसको हीटअप किया, उसको जलाया, तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी आई। वो पार्टिकल्स में एनर्जी आई, इट मीन्स कि अब पहले से ज़्यादा पार्टिकल जो हैं वो एयर के थ्रू आपकी नाक तक पहुंच रहे हैं, और आप उसको और ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। एक और एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पर 2 ग्लास लिए। एक ग्लास में आपने क्या किया कि सपोज़ इंक जो होती है ना, इंक, आपने उस इंक को किसी ड्रॉपर से उस ग्लास में डाल दिया। सपोज़ एक पर्टिकुलर ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने ड्रॉपर से इंक को डाला। क्लियर। और उसी ग्लास में आपने सपोज़ जो हनी होता है, हनी, शहद, उसके भी 2-3 कुछ ड्रॉप आपने डाल दिए। अब आप क्या कीजिए कि उस ग्लास को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप उसको हिलाना नहीं है, स्टेयर नहीं करना, ठीक। जैसे ही आपने थोड़ी देर तक उसको रहने दिया, कुछ वक्त के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जब आप उसको देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही डिज़ोल्व हो चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली ये थी कि जब आपने इंक को डाला और जब आपने हनी को डाला, तो इंक ज़्यादा फास्टली डिज़ोल्व हो रहा था या डिफ्यूज़ हो रहा था। इंक ज़्यादा फास्टली डिज़ोल्व हो रहा था या डिफ्यूज़ हो रहा था रेदर देन हनी। हनी को उस वाटर में डिज़ोल्व होने में शायद कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन इंक जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट, शायद कुछ मिनट के अंदर ही वो डिज़ोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली विदाउट एनी स्टीयरिंग। क्लियर। सो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। कुछ जल्दी डिज़ोल्व होते हैं, कुछ देर से डिज़ोल्व होते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं। आपने सपोज़ क्या किया, आपने 2 ग्लास अगेन लिए। एक एक्टिविटी और देखते हैं। 2 ग्लास लिए, उन दोनों ग्लास में आपने क्या किया, कुछ शुगर या सॉल्ट या टैबलेट होती है ना, मेडिसिन आप जो खाते हैं, है ना, टैबलेट या मेडिसिन जो होती है, उसको आपने डाल दिया। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल दी। अच्छा, ये जो दो ग्लास लिए है ना, सपोज़ इन 2 ग्लास में एक में हॉट वाटर है और एक में कोल्ड वाटर है। एक में क्या है, हॉट वाटर है सपोज़, और दूसरे में कोल्ड वाटर है। सो आपने सपोज़ इसमें भी शुगर डाल दी, इसमें भी शुगर डाल दी।
क्या आप क्या देखेंगे बताइए, आपके हिसाब से सबसे जल्दी डिज़ोल्व किस में होगा, सबसे ज़्यादा डाइल्यूट किस में होगा शुगर? सबसे ज़्यादा जल्दी डाइल्यूट जो होगा वो हॉट वाटर में होगा, हॉट वाटर में, ठीक है। कोल्ड वाटर में कंपेरेटिवली देर से डिज़ोल्व होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगेन जो इंसेंस वाला केस था, अभी हमने इंसेंस स्टिक वाला केस देखा, क्योंकि इसमें इस जो वाटर था, वाटर क्योंकि हॉट था, वाटर क्या था, हॉट था, और वाटर हॉट होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत है, पार्टिकल्स में एनर्जी है। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाती है? वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उन पार्टिकल्स में मोशन है, उन पार्टिकल्स में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहे हैं। और जैसे ही आपने उसके अंदर कोई पर्टिकुलर शुगर डाल दी या कोई पर्टिकुलर एसेंस अगर आपने उसमें डाला, तो क्या होगा? क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, या फिर रैंडम मोशन किसी भी तरह का कर रहे हैं, तो वो ईज़िली इस शुगर के पार्टिकल्स को अपने में एडजस्ट कर लेंगे, ईज़िली इस शुगर के पार्टिकल्स को अपने अंदर एडजस्ट कर लेंगे। और वो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे, या शुगर के जो पार्टिकल्स के और भी जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे, वो भी ईज़िली इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करके आसानी से इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन वहीं अगर कोल्ड वाटर की बात करूँगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली एनर्जी इस कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स में कम है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ पर मोशन पार्टिकल्स में कम होगा, पार्टिकल्स में मोशन कम होगा, इसलिए वो थोड़ा देर से एडजस्ट करेंगे इस शुगर के पार्टिकल्स को। तो यहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो होता है वो मोशन को बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स में, और जब पार्टिकल्स में मोशन बढ़ता है तो वो एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। So as the temperature rises, particle moves faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particles also increases. अब जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, वो होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी रहते हैं। देखिए, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी आपको नज़र आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेक्सचर है, उनका एक पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे है? ठीक, देखिए, इसमें भी एक एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास हैमर होगा, उस हैमर को जब आप नेल पर मारते हैं, आपने देखा होगा जब भी आपके यहाँ कोई कारपेंटर आया होगा, उसने नेल के ऊपर उस हैमरिंग की होगी, हैमर मारा होगा, ठीक है, होगा क्या? ये नेल कभी ब्रेक होता है क्या? ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, ये अंदर जाता है, ठीक, क्लियर? आपने हैमरिंग की इसके ऊपर, ये अंदर चला गया। क्या हैमरिंग करने से इसके साइज़ पे कोई फ़र्क पड़ा? ये ऐसा तो नहीं छोटा हो गया? नहीं, छोटा नहीं हुआ था, ये बिल्कुल उतना ही साइज़ का था डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर नेल को आप पकड़ कर ज़रा खींच के बड़ा कीजिए, कर पाएंगे आप? क्या आप इस नेल को पकड़ कर खींच कर बड़ा कर सकते हैं क्या? स्ट्रेच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। चलो एक और देखते हैं। दिस इज़ रबर। रबर को आप खींचकर स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वो तो हम रोज़ ही करते हैं, ठीक। मैं कहूँगा कि चलो इस रबर के ऊपर ज़रा हैमर मार के दिखाओ मुझे। आप क्या करेंगे? रबर के ऊपर जब हैमर मारेंगे तो पहले तो नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ हैमरिंग के बाद ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये रबर ब्रेक हो जाएगा डेफिनेटली। देखिए, नेल को आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हैमरिंग जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर रबर को आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, लेकिन हैमरिंग लिमिटेड कर सकते हो, ठीक। चॉक की बात करते हैं। मैंने कहा इस चॉक के ऊपर हैमरिंग कीजिए, एक ही हैमरिंग में काम हो जाएगा इसका, तो पूरी चूरा चूरा हो जाएगी, ठीक। अब मतलब जो हैमरिंग थी वो रिस्पेक्टिवली जितनी आपने रबर पे की थी उससे भी कम हैमरिंग में ये ब्रेक हो गया, ठीक। अब मैं कहूँ चॉक को पकड़कर स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कर पाएंगे क्या आप? नहीं कर सकते, इसको भी आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के मटेरियल, ये सारे के सारे मटेरियल जो हैं इनकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये सारे के सारे मटेरियल जो हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं। अभी हमने चॉक का एग्जांपल देखा था कि अगर आप चॉक को घिसेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स नज़र आएंगे छोटे छोटे। इस रबर को भी आप घिस कर देखिए, आपको
छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे आप ज़मीन पर जहाँ पर आप घिसेंगे। आप इस नेल को भी घिस कर देखिए, थोड़ी देर बाद किसी रफ़ सरफेस पर आप घिसेंगे ना, छोटा छोटा नेल के कुछ आयरन्स के पार्टिकल्स आपको नज़र आने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हर ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पे जब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया था, उस पर कोई एक्शन लिया था, तभी अलग हुए। ऐसे अलग नहीं हो रहे थे। ऐसे तो नहीं हो रहा था कि मैंने नेल को या रबर को या चॉक को रख दिया तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया, उसमें से पार्टिकल अलग होना शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इन्हें कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर अवेल करा रखा है। क्लियर? तो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पार्टिकल्स को क्या करता है, एक साथ बांध कर रखता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। क्लियर? और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। सपोज आयरन के लिए अलग हो सकता है, रबर के लिए अलग हो सकता है, चॉक के लिए अलग हो सकता है। इट मीन्स कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सभी पर्टिकुलर मटेरियल में होगा, सभी मैटर्स में होगा, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ईच एंड एवरी मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड these particles are having the force of attraction among them, but while this force of attraction might be differ from material to material। देखिए, एक और एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं। ये तो आपने कई बार किया होगा, बचपन में ऐसा खेल किया होगा आपने वाटर टैप खोली, अपने घर का नल खोलिए, आप वाटर टैप खोला, अपने नल में से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब आप क्या करिए, उसको उंगली से ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। होगा? फिंगर से ब्रेक होगा क्या? वाटर का जो स्ट्रीम है थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है, फिर कंटिन्यूशन में वाटर आ जाता है। ऐसा होता है ना? आप किसी ग्लास में वाटर भर दीजिए। ठीक है? उसमें उंगली डालिए अंदर, क्या होगा, इसको हिलाइए, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वाटर ऐसा कटता हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। आप किसी तालाब में, आप किसी नाव में भी अगर बैठे होंगे तो देखिए, आपकी नाव जैसे जैसे स्ट्रीम में आगे चलती जाती है, वो जैसे जैसे आगे चलती जाती है, वाटर कटता जाता है, लेकिन जैसे जैसे नाव आगे आती जाती है, वाटर आपस में मिक्स होता जाता है ना? ऐसे ही होता है ना? आपने स्विमिंग की होगी, जब आप स्विमिंग करते हैं, आप वाटर को अपने हाथ से हटाते हैं तो वाटर हटता जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते जाते हैं, आपके पीछे वाटर फिर से ज्वाइन हो जाता है। ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ इट? ये यही शो कर रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप उसको एक पर्टिकुलर फोर्स लगाकर अलग करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो वापस आकर ज्वाइन हो जाएंगे, वापस आकर मिक्सअप हो जाएंगे। तो दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिफाइंड basically the properties of particles, that each and every particles has a force of attraction among them due to that each and every materials has a particular physical shape and structure। So students, बड़ा सिंपल सा आज का हमारा लेक्चर था। आज हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट वी स्टडीड टुडे। एक्चुअली वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मैटर। वी डिस्कस ईच एंड एवरी सराउंडिंग around us is basically made up of different kinds of the material, and that materials are called matter. And these matters are basically can be categorized on the basis of their physical property and chemical nature. In this particular lecture we discussed only about physical nature of the matter. The first thing we discussed, that is matter is made up of the particles. It means कि each and every matter is a combination of the different billions of millions of tiny particles. We already discussed about the different activities, and we also discussed the tentative size of the particular particle, sorry, and this size is round of 10 to the power minus 10 meter, and it is equivalent to the 1000 crore part of a 1 meter span. Second, we discuss how small are these particles. We discuss about the size of the particles is with this particular activity of Dettol and different solution. Then we also discuss about the characteristic of particles of the matter. Different characteristic we discussed. The first is characteristic we discussed, that is each and every particles has the capability to acquire the space among them, and they have the spaces between them.
Second, the particles are in motion always, they are continuously in motion. We discuss this property with the help of the incense stick. Clear? And again, this kind of activity we also discuss, in which in the particular water beaker we dissolve the ink and the honey, and also watch the effect of the temperature on this solution. So these particular activities basically define each and every particles uh, having the motion each and every time, and this motion can be affected by the temperature. As the temperature rises, the motion of the particles also increases, and as the temperature rises, motion of the particle increases, its dissolution capability or the space acquiring capability also increases. We also discussed the third property, that is the particles of the matter attract each other. Definitely each and every particular object has its particular shape and structure only due to that the particles of the matter are having a force of attraction among them. This force of attraction might be different for the different kinds of the material. These three activities we discuss. On the basis of that we observe each and every material having the different force of attraction among them. So I hope these all things you got very well, and I hope you all will repeat this video again and again until you will clear your all concept. The notes related to this lecture I will provide you on the WhatsApp group, so don't worry about it. Just clear your concept, repeat this video again and again, and definitely you will clear your all doubts. If after that, if you are getting any of the doubt, any of the queries, then personally contact to me at my WhatsApp number, and surely I will give you the solution. So thank you. Stay at home, stay be safe. Thank you again.